सबसे पहले तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा, समीउल्लाह खान से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और तलावत कुरान पाक से हमारे दिल को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वضعल मीज़ान अल्ला ततग़ू फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वضعहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुؤलुؤु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल-अ'लाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इक्राम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़िही जहन्नमु अल्लती युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमजा अली खान से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमारे दिल को मुनव्वर करें। एक बार बुला लो ना आका मुझे मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है
मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। बुला लीजिए मदीने और बुला लीजिए मदीने और कदमों में बसा लीजिए मेरे आका। मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। अली और फातिमा हसनैन, अली और फातिमा हसनैन का सदका अदा कीजिए मेरे आका। मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहदुहु। अस्सलामु अलैकुम। मैं तमाम जो दूसरे शहरों से आए हुए मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर हज़रात हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यंग होम्योपैथ डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में वो यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए और अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट रहीम खान के रीजन से आने वाले, सादकाबाद से आने वाले तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। यंग होम्योपैथ डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये मिशन है कि नए आने वाले होम्योपैथ डॉक्टर्स और जो मौजूदा होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, सीनियर होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, इनके मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम करवाए जाते हैं ताकि होम्योपैथी को वो अरूज मिले। होम्योपैथी के हवाले से इन तमाम डॉक्टर्स अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें आज फाउंडर होम्योपैथी कराची से आने वाले तमाम डॉक्टर्स भी शामिल हैं और खानेवाल की हमारी टीम डॉक्टर अनामुल्लाह कोटा साहब की सरबराही में यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी है। मैं तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जो हमारे अगराज़ व मकासद हैं होम्योपैथी के वो भी यहाँ बताए जाएंगे और दूसरा इसके हवाले से जो लेक्चर्स प्रोग्राम हम पाकिस्तान के अंदर अरेंज करते हैं उनके बारे में भी आपको वक्त फ़ौक़तन आगाही दी जाएगी। बहुत शुक्रिया ये तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। तो बात हो रही थी द आर्ट ऑफ द केस टेकिंग के ऊपर कि आर्ट ऑफ द केस टेकिंग इसे क्यों कहा गया है। सिंपल केस टेकिंग इन होम्योपैथी भी कह सकते थे। तो एक्चुअली केस टेकिंग इज़ ए यूनिक आर्ट। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक ऐसी आर्ट है जो फिजिशियन इसे सीख लेता है तो फिर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए उसके पास इंतहाई वसी तजर्बे की वजह से जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो पेशेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है और जिससे उसको फ़ायदा होता है। तो इसके लिए पेशेंट्स की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का लेना बहुत ज़रूरी है। द हिस्ट्री ऑब्टेन्ड दस मेक्स द बेसिस फॉर द पेशेंट की सिम्टम्स लेने के लिए जो बेस मुहैया करती है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है। तो इसके लिए फर्दर जो हमें फिजिकल एग्जामिनेशंस, लेबॉरेटरी स्टडीज़ का सहारा लेना पड़ता है। सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद केस टेकिंग का हमारा जो आगे इसका चलता है। तो होम्योपैथी के अंदर चूँकि ईच केस इज़ यूनिक, हर केस को अलग से देखा जाता है। इसमें ये ऐसे नहीं होता कि ये एक मेडिसिन है, एक पैनाडॉल है, ये पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, फ़लाँ पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, फ़लाँ भी। इसके अंदर हर पेशेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो उस अकॉर्डिंग टू दी सिम्टम्स होती है। सिम्टम्स के मुताबिक हमने उसको लिखना होता है। तो इस डॉक्टर हानीमन ने जो इसके केस टेकिंग के बारे में हमें एफोरिज्म नंबर 83 से 104 तक डॉक्टर हानीमन के मुताबिक मैं आज आपका लेक्चर को यहाँ पे बयान करूँगा और मैं
इसको समझता हूँ कि अगर हम अपने केस टेकिंग को अकॉर्डिंग हनीमन अगर आप पेशेंट से इसकी सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं तो हमें केस को सॉल्व करने के अंदर बहुत मदद मिलती है। तो हनीमन एफरोजम नंबर 83 के अंदर बताते हैं कि जब फिजिशियन जो है जो केस को उसको लेने का तरीकाकार क्या है, कैसे पेशेंट से उसकी सिम्टम्स को कलेक्ट करना है ताकि जो उसकी सही इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसकी ट्रू पिक्चर को वो लिख सके, उसी पिक्चर्स के मुताबिक फिर उसकी जो मेडिसिन है वो उसको निकाली जाएगी। आज मैं आपको सर हनीमन के पेशेंट्स की जो सिम्टम्स हम ले लेते हैं उन पेशेंट्स की सिम्टम्स को एवेल्युएट करने का तरीका और डॉक्टर केंट्स का, और इसके साथ साथ आखिर में डॉक्टर बोनन खासन जो आज के जदीद होम्योपैथिक के ऊपर पैथोलॉजी के ऊपर सिम्टम्स आती हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो वो भी एक तरीका आपके सामने मैं रखूँगा कि कैसे वो कम वक्त के अंदर पेशेंट को रेपेटाइज करके उसकी जो मेडिसिन है वो निकालते हैं। सबसे पहले तो हनीमन के मुताबिक जो फिजिशियन है उसको पर्पस ऑफ केस टेकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे पास पेशेंट्स आया है तो किस तरीके से हमने इसको रेपेटाइज करना है। तो उसके लिए ज़ाहिर फिजिशियंस की कुछ ड्यूटीज़ हैं। फिजिशियन को इन बातों के ऊपर जब तक वो अमल नहीं करेगा, फिजिशियन नहीं बताएगा, उस वक्त तक वो पेशेंट से टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं ले सकता। और जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पेशेंट्स की नहीं आएंगी तो ज़ाहिर वो केस को सही तरीके से रेपेटाइज नहीं कर सकेगा। तो जो पर्पज़ है फिजिशियन का वो होना चाहिए कि ये वो टू गेट द नॉलेज ऑफ द डिजीज़, जो मसला हमारे पास पेशेंट मरीज़ लेके आया है उसका सही इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। वो इसी वक्त हमें मालूम होगा जब हम पेशेंट को रेपेटाइज करेंगे होम्योपैथिक के असूलों के मुताबिक, ना कि पेशेंट हमारे सामने आया ये पिलपला है, ये मोटा है और फ़ौरन जहन के अंदर अगर कोई मेडिसिन आ जाती है ये जी ये कलकेरिया कारब का पेशेंट है, तो इस तरीके से हम अपने केस को ख़राब कर लेते हैं। तो इसके अंदर हनीमन एफरोजम नंबर 84 के अंदर जो हिंट्स देता है कि जो फिजिशियन है उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल हर किस्म के ख्यालात से खाली होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसे ये सिर्फ पेशेंट के ऊपर ध्यान होना चाहिए, इसके अलावा उसका मेडिसिन के ऊपर ना जाए। हम क्या करते हैं, पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो फ़ौरन मटीरिया मेडिका की मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम उसकी सिम्टम्स के मुताबिक फ़ौरन मेडिसिन को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि इसकी ये मेडिसिन बनेगी, ये बनेगी, जिसकी वजह से केस ख़राब होता है। आज मैं आपको A to Z इसका एक बिल्कुल सिंपल मेथड है आर्ट ऑफ होम्योपैथिक का जो यहाँ पे लिखूँगा ताकि वो सारे जो डॉक्टर्स हैं इसको हम नए आने वाले डॉक्टर्स इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि केस को किस तरीके से हम लेंगे। पर्पस भी क्लियर हो गया कि पेशेंट का हमने जितनी भी उससे मालूमात लेनी है, हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर है, हमने सिर्फ अकॉर्डिंग टू दी उसकी पेशेंट की सिम्टम्स हमने वो लेनी है। एफरोजम नंबर 85 के अंदर डॉक्टर हनीमन लिखते हैं कि आपने केस टेकिंग करते हुए पेशेंट की सिम्टम को लेते हुए एक लाइन छोड़ के एक लाइन के ऊपर लिखना है ताकि जब अगर पेशेंट से हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, अगर कोई चीज़ रह गई हो आखिर के अंदर तो उसको फिर हम वो भी साथ साथ नोट डाउन कर लें, ताकि ये बात भी एफरोजम के अंदर यानी कि छोटी छोटी बात को हनीमन ने नज़रअंदाज नहीं किया, एक एक बात को वाज़िह तरीके से बताया है कि केस को रेपेटाइज कैसे करना है। सबसे पहले चूँकि ये एफरोजम के अंदर मुख्तलफ 83 से लेके 104 के अंदर मुख्तलफ पैराग्राफ के अंदर मुख्तलफ तरीके से समझाया गया है, बयान करने के लिए मैं आपके सामने जैसे पेशेंट एक हमारे पास आता है, इंटर होता है हमारे रूम के अंदर, तो उस वक्त जो फिजिशियन है उसकी सारी की सारी तवज्जो अपने पेशेंट के ऊपर होनी चाहिए। पेशेंट को वो देखे कैसे अंदर आया है, टिमड है, आया कि शाये है या बहुत ज़्यादा यानी कि अग्रेसिव है या नॉर्मल मिजाज के अंदर आया है, कैसे आया, उसने आगे सलाम दिया है, ग्रेडिंग की है या नहीं की, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं। अच्छा, ये पेशेंट को ऑब्जर्व करने के लिए है। ये जो फर्स्ट वर्ड जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। ये फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन है
ये लिखने वाली बातें नहीं है, उसने सिर्फ पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करके उसकी ट्रू पिक्चर को निकालना है, तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसका ये एक हिंट्स है, उसके अंदर लिखी है कि किस तरीके से हमने पेशेंट्स को चेक करना है। फर्दर पेशेंट हमारे पास आके बैठ गया, अब ज़रा उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसका नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके साथ साथ हम उसका जो ऑक्यूपेशन है वो लिखेंगे और उसकी एज लिखेंगे, उसका सेक्स लिखेंगे। ये परफार्मा हमने तैयार कर लिया। जब उसका ये सारा हमें एफोरिज्म नंबर के अंदर बताया गया कि किस तरीके से हमने उसके पेशेंट्स के जो बेसिक्स डाटा है उसको हमने कलेक्ट करके पेशेंट के वो अपने पास नोट डाउन कर लेना है। आगे जिस पर्पस के लिए पेशेंट हमारे पास आया, इसे कहते हैं चीफ कंप्लेंट्स, यानी कि उसकी कौन सी उसका जो मेजर मसला है, चीफ कंप्लेंट हमारे पास लेके आया है, उसको हमने नोट डाउन करना है कि इसका असल मसला है क्या। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहता जी मुझे दर्द हो रही है, तो फिर हमारा पहला सवाल होना चाहिए दर्द कब से हो रही है, किस साइड पे हो रही है, किस वक्त दर्द ज़्यादा होती है और किन हालात के अंदर दर्द ज़्यादा होती है। जैसे वो बताएगा जी कि अगर मैं आराम से बैठा हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन चलते हुए मुझे दर्दें वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं चीफ कंप्लेन के अंदर। और इसके अलावा इसका हर चीज़ का ख्याल रखना है, उसका बाकी अलामात को भी आपने लेना है, दर्द के बढ़ने की, कम होने की और कौन सी चीज़ों की वजह से दर्द होती है, ये सारी चीज़ें हमने पैड के ऊपर नोट डाउन करनी है। और ये सब चीज़ें एफोरिज्म नंबर 86 के अंदर डॉक्टर हानीमन ने बड़ी वजाहत के साथ लिखी हैं कि चीफ कंप्लेन पेशेंट से हमने किस तरीके से कलेक्ट करनी है और उनको कैसे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जो आगे जब हम पेशेंट की चीफ कंप्लेंट वगैरह ले लेंगे, साथ फिर उसकी हम एसेसरी कंप्लेंट्स जो होगी, अगर एक पेशेंट हमारे पास जॉइंट्स पेन के लिए आया, उसके साथ भी उससे कोई और मसला है, उसको भी नोट डाउन करेंगे, इसकी एसेसरी कंप्लेंट्स लेंगे, सारी चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे साथ साथ, ताकि अगर उसको कोई हेयर फॉल हो रहा है, फीमेल आई है, कोई मेंसेस का प्रॉब्लम है, या कोई उससे कोई और मसला है, या मेल आए हैं उनके कोई और प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो वो भी साथ साथ हम एसेसरी कंप्लेंट्स में लिखेंगे। इसकी फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे कि इसकी फैमिली को क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो फैमिली के अंदर इनको पीछे से आ रही है। ये चीज़ें सारी आपने नोट डाउन हमने कर ली उसके परफॉर्मे के अंदर। फर्दर जो है, जब उसकी चीफ कंप्लेंट्स हो गई, अब एफोरिज्म नंबर 86 जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उसके अंदर इस बात की बड़ी वजाहत और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हानीमन ने वजाहत के साथ लिखी हैं कि किस तरीके से ये कंप्लेंट्स लेनी है। फिर उसके बाद हमने उसके आ जाना है जर्नल, जो उसके सिम्टम्स हैं, यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हुआ है, जो इस कंप्लेन की वजह से, उनको हमने नोट डाउन करना है। सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, उसमें हमने उसकी जो एपिटाइट की जो सिम्टम्स हैं वो हमने लेनी है कि एपिटाइट यानी कि भूख के बारे में हमने उससे सवालात करने हैं। स्लाइड साथ लगी हुई है, यानी कि उसको भूख कम लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है या भूख बिल्कुल नहीं लगती, ये बात हमने नोट डाउन करनी है। उसके साथ साथ आया कि वो भूख अगर लगे तो भूख को बर्दाश्त कर लेता है, टॉलरेटेड है नहीं टॉलरेटेड, इन चीज़ों को नोट डाउन करना है। ये एपिटाइट के अंदर जो उसकी 7 सिम्टम्स आती हैं, इनको हमने सबसे पहले उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके अंदर हमने नोट डाउन करना है। बाज़ लोग होते हैं खाना खाने के बाद अनकम्फर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो कहते हैं जी गैस ट्रबल वगैरह हो गई है या जिस्म में थकावट वगैरह का एहसास हो गया है। इन सारी बातों को नोट डाउन करना है। और इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो आया कि उसको और कोई क्रेविंग है या यानी कि डिज़ायर है, जो मिल जाए उसके ऊपर ही वो रिलीफ कर लेता है। क्रेविंग का मतलब यह होता है कि भी एक चीज़ खानी है तो खानी है, यानी कि एक बंदा खाना खाने के बाद मीठा पसंद करता है, उसे मीठा लेना है। अगर तो उसे नहीं मीठा मिलेगा ये मतलब नहीं है। क्रेविंग के मतलब हर सूरत में उसको खाना खाने के बाद मीठा लेना है, ये उसकी जो अलामत है। ये जितनी भी मैंने आपको पहले सारी इसकी जो पिक्चराइज की है, जब हम एक एक चीज़ पेशेंट से ये नोट करेंगे, हमें एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम करने के अंदर बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह कि भी किस तरीके से हम इसको एवेल्यूएट करें, क्योंकि बेशुमार सिम्टम उसकी सामने आ गई हैं, उनके आगे मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन इसको एवेल्यूएट करना है, ये हमारा फर्दर पॉइंट है। और इस सिम्टम्स को कलेक्ट करते हुए जो फिजिशियन है उसका जो
साउंड है वो इंतहाई नॉर्मल होना चाहिए। ये भी एफोरिज्म नंबर 84 के अंदर इसका हिस्स डॉक्टर हनीमैन बताते हैं कि वो उससे उसको सिम्टम्स को कैसे लेनी है। हमने जब इसको एवेल्युएट करेंगे आगे जाके उसके अंदर उसकी अनयूजुअल जो सिम्टम होगी या अनकॉमन सिम्टम होगी उसका जिक्र करेंगे कि वो उसको लेके हमने केस को आगे रिपर्टराइज करना है। देखिए वही बात आ गई क्रेविंग वाली कि अभी चीज़ खानी है तो खानी है, आगे डिज़ायर है, अच्छा उससे चीज़ मीठा अच्छा लगता है, मीठा खाता है, लेकिन अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई मतलब नहीं, यानी उसे परेशानी नहीं है। ये चीज़ भी नोट डाउन करनी है कि आया कि भी वो अपनी कही हुई बात के ऊपर फोकस हो जाता है, अड़ जाता है कि ये चीज़ मैंने लेनी है, या वो सब्र कर लेता है। पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इस चीज़ का समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर लैकिंग सम फूड्स है, वो कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा, बाद लोग खाना खाते हैं साथ नमक वगैरह डाल लेते हैं, एक्स्ट्रा नमक डाल लेते हैं, तो हमारे सामने इसकी तस्वीर ऐसा ऐसा खुलती चली आएगी जब हम ये सिम्टम लेंगे कि आया कि ये एक्स्ट्रा नमक भी पसंद करता है, या जो जितना सालन दे दिया, जैसा नमक है, जैसा सालन है, जितना डला हुआ है, बस उसी के ऊपर गुजारा कर लेता है। ये चीज़ नोट डाउन करने वाली है। इसके साथ आगे हमें उसकी प्यास का ख़ास तौर पे इसकी सिम्टम्स को भी लेना है कि नॉर्मल है प्यास, या बिल्कुल लगती ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा लगती है, एक्सट्रीम है, या अनक्वेंचेबल है, ना बुझने वाली प्यास है। अब उसको ऐसी प्यास लगी है कि बार बार पानी पी रहा है। इस चीज़ को नोट डाउन करना है कि भी उसकी प्यास की क्या कैफियत क्या है। या दिन में ना एक पेशेंट है, हम किडनी स्टोन का पेशेंट है, उसको अगर डॉक्टर ने कहा है बार बार पानी पिए, वो तो एक अलग मसला है कि भी वो किडनी की वजह से अपना बार बार पानी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को नोट डाउन करना है कि भी आया कि भी ये प्यास अनक्वेंचेबल तो नहीं है, बार बार पानी मांग रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पी रहा है। इस सिम्टम्स को भी ख़ास तौर पर साथ नोट करना है। पानी पीने के बाद आया कि उसके मुंह के अंदर कोई खुश्की वगैरह महसूस करता है, या कोई यानी और कोई पानी पीने के बाद कोई उसको तकलीफ वगैरह होती है, तो इस चीज़ को भी हमने साथ साथ नोट डाउन करना है। उसके साथ उसका स्टूल है, इसकी सिम्टम्स लेनी है। ये सारे फिजियोलॉजिकल जर्नल्स के अंदर सिम्टम्स हैं जो नोट डाउन करने हैं। क्या क्लियर है या नहीं क्लियर, या उसका कलर कैसा है, और उसकी महक कैसी है, ये सिम्टम्स हमने उससे कलेक्ट करनी है। उसके साथ साथ आया कि वो वॉशरूम के बाद वो सेटिस्फाइड हो गया है या नहीं फील करता, वो करता है कि अभी भी मुझे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि बार बार उनको हाजत होती है, बार बार जाते हैं और स्टूल सही तरीके से साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से वो अनकम्फर्ट फील करते हैं। इस चीज़ को ख़ास तौर पे नोट करना है, और ये भी देखना है कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम, बर्निंग वगैरह बिफोर, पहले या बाद में जो भी है वो भी नोट डाउन करनी है। सारी सिम्टम्स को हमने इसको साथ साथ लिखते जाना है। उसके साथ उसका यूरिन देखना है, इसका कलर कैसा है, इसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, ये यूरिन कम आता है, रुक रुक के आता है, और दूसरा उसको पेशाब करते हुए कोई तकलीफ पहले बाद में, या कोई मसला, कोई उसका प्रोस्टेट वगैरह का मसला है, कोई कतरा कतरा आता है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करने वाली है। यूरिन वाले चैप्टर के अंदर हम इसको देखेंगे और साथ साथ इसको नोट डाउन करेंगे। इसके साथ साथ इसका स्वेट है, इसको आया कि बहुत ज़्यादा कसरत के साथ आता है या कम आता है पसीना, पसीने की कैफियत क्या है, इस सिम्टम्स को ख़ास तौर पे हमने नोट करना है। साथ उसके कि भी उसका अंदर स्टेन्स यानी कि कोई दाग वगैरह तो नहीं लगते। बाद लोगों का पसीना इस तरह का होता है कि उसकी वजह से उनके कपड़ों के ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं। ये चीज़ बड़ी नोट डाउन करने वाली है ख़ास तौर पे। इसकी सिम्टम्स को भी हम साथ साथ लिखेंगे। इसके साथ साथ उसे जब पसीना वगैरह आता है उसकी वजह से कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होती, कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं होती उसकी वजह से, यानी कि वो अनकम्फर्ट फील करता है, फौरी तौर पे कपड़े वगैरह दाग लगने की वजह से उतारने पड़ते हैं, या कोई ऐसा मसला है। जो भी सिम्टम पेशेंट देता है उसको हमने साथ साथ नोट डाउन करना है। उसके साथ हमने उसकी नींद का जो सिम्टम्स हैं वो कलेक्ट करनी है। उसकी नींद कैसी है, नॉर्मल है,
या लेस है, या आती नहीं है नींद, ये सारी सारी रात जाग के बैठ के इनके गुजार देता है और इसी रात गुजर जाती हैं। उसकी यानी पोजीशन ऑफ स्लीप ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि वो किस साइड पे सोता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में अगर वो बिल्कुल उल्टा सो रहे हैं तो फ़ौरन हमारे ज़हन के अंदर मेडिसिन आ जाती है, ये साइना है, इसके पेट के अंदर कीड़े होंगे। अच्छा, ये तो एक इमेजिनेशन है जो डॉक्टर्स कर लेता है, लेकिन हमने इसको अब सिम्टम्स को नोट डाउन करना है पेशेंट की साइड ऑफ स्लीप को किस पोजीशन के अंदर सोता है, ये चीज़ को नोट डाउन करने वाली बात है कि आया कि जो उसकी नींद पूरी होती है, नींद के बाद उसके जिस्म के अंदर कुछ थकावट वगैरह महसूस होती हो या वो अनकम्फर्ट हो, उसकी नींद पूरी ना हुई हो, ये बड़ी गौर से सिम्टम नोट डाउन करने वाली है। इसको आपके साथ नोट डाउन करना है। इससे आगे जैसा ही उसकी नींद की हम सिम्टम्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जो सेक्शुअल सिम्टम्स हैं उसको हमने नोट डाउन करना है कि आया कि एनी पार्टिकुलर सिम्टम उसकी लेनी है पेशेंट की। उसके साथ साथ हमने अगर फीमेल पेशेंट आया, ये मेल पेशेंट के लिए था, फीमेल पेशेंट आया तो उसने हमने उसकी सारी जो मेंसेस की हिस्ट्री है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसको हमने नोट डाउन करना है कि भी उसके अंदर ये इसका दौरानिया कितना है, कितने बजे कितने बजे तक आते हैं, स्टेज आया कि सिर्फ दाग वगैरह लगते हैं या उसके अंदर कोई और एनी एबनॉर्मलिटी है, पेन होता है उसको या नहीं होता, ये चीज़ें सारी फीमेल से नोट करने वाली है। इसके साथ साथ जब जो प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं उनकी प्रेगनेंसी का देखना है कि भी इसको अगर कोई प्रॉब्लम है या इसकी कुछ सिम्टम्स हैं वो हमने नॉर्मल करनी है, साथ साथ कि भी लिखनी है कि भी अगर उसको प्रेगनेंसी है 3 माह की 4 माह की, जो भी उसकी अकॉर्डिंग टू दी सिम्टम्स हमारे पास जिस टाइप का पेशेंट आया वो नोट डाउन करने वाली बात है कि इसको जो तकलीफ हुई है ये कब से हुई है, आया कि जो इसको तकलीफ हुई है ये इसकी हिस्ट्री की वजह से हुई है, यानी फैमिली हिस्ट्री की वजह से पहले भी इसके फैमिली में भी कोई ऐसी तकलीफ पहले हुई है या ये पेशेंट हमारे पास आया है इसी अलामत के साथ आया है, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक्यूट केस टेकिंग के अंदर हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम क्रॉनिक केस टेकिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें उसकी सारी सिम्टम्स को लेना पड़ता है, सारी सिम्टम्स को हम कलेक्ट करते हैं क्रॉनिक केसेस के अंदर। अच्छा, पहले मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये एक ख़ास वर्ड्स है केस टेकिंग के अंदर, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कॉजेशंस, यानी कि इसकी वजह। इन दोनों अल्फाज को आपने गौर से यानी कि नोट डाउन करना है कि जब एक फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन और कॉजेशंस दोनों के ऊपर गिरफ्त हो जाती है तो केस टेकिंग करने के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। फिर हमें एक जैसा कि बताया गया कि भाई आपने हेड टू टेल सिम्टम्स लेनी है और उसमें कई घंटे लग जाते हैं, फिर ऐसा नहीं होता। जब आपकी ऑब्जर्वेशन और कॉजेशन के ऊपर आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है तो फिर केस टेकिंग करने में बड़ी आसानी होती है, हम बहुत जल्द अपने केस को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह अब जो प्रेगनेंसी है इसकी सिम्टम्स भी हमने कलेक्ट कर ली। ये थी फिजियोलॉजिकल के अंदर उसकी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं हम ये हमने नोट डाउन करनी है। इसके साथ साथ उसकी मेंटल सिम्टम्स जो हैं उनको कलेक्ट करना है। मेंटल सिम्टम के अंदर हमने देखना है कि पेशेंट जो हमारे पास आया है कि क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम को अहमियत, फिजिकल सिम्टम को अहमियत इसलिए पहले दी गई है कि इतनी देर तक जो फिजिशियन और डॉक्टर्स का जो फिजिशियन और पेशेंट का जो आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन है ना वो थोड़ी देर तक बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर जब वो मेंटल सिम्टम देगा, ये सबसे ख़ास मेंटल सिम्टम वाला टॉपिक होता है। अब मेंटल सिम्टम पेशेंट इतनी आसानी के साथ नहीं देता। मेंटल सिम्टम को लेना ये इंतहाई महारत की बात है। जब आपने उसकी फिजिकल सिम्टम्स को डाउनलोड कर लिया, नोट करने के बाद हमने उसकी जो मेंटल सिम्टम है उसके अंदर हमने देखना है कि इसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। आया कि ये हर वक्त नाराज़ रहता है, खिंचा रहता है, इसकी मेमोरी कैसे है, इसकी याददाश्त कैसे है, और इसके साथ साथ हमने इसको चेक करना है कि भी ये जो पेशेंट है इसकी मेंटालिटी कैसे है, इसकी पसंद क्या है, लाइकिंग किस चीज़ को करता है, डिसलाइक किसको करता है। ठीक है, तो ये आया कि भी अपने इसके जो दूसरे अपने घर वालों के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, रूटीन कैसे है, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली मेंटल सिम्टम के अंदर है। अब फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम में ली, उसकी पसंद वगैरह ले ली, सारी चीज़ें ले ली, क्योंकि डॉक्टर कैंट ने अपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट की सिम्टम है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिम्टम्स है, उसके अंदर लाइकिंग को फर्स्ट ग्रेड के अंदर रखा हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड की जो अगर मेडिसिन है
आपने प्रिस्क्राइब करनी है तो पेशेंट की मेंटल सिम्टम की लाइकिंग पे करनी है। तो ये चूँकि एवेल्यूएशन ऑफ दी सिम्टम्स के अंदर ये हमारा टॉपिक आएगा, तो इन सिम्टम्स को हमने ख़ास तौर पे नोट डाउन करना है कि उसकी पसंद क्या है, क्योंकि ये पेशेंट को दूसरे पेशेंट से डिफरेंट करती है, अनकॉमन है, क्योंकि हर पेशेंट की पसंद एक जैसी नहीं होती है। कोई सैर करना पसंद करता है, कोई नहीं करता। तो दोनों की चूँकि हर किसी की पेशेंट की सिम्टम्स मुख्तलिफ होती है, इसलिए हमने इन चीज़ों को साथ साथ नोट डाउन करना है कि भी इसकी लाइकिंग कैसी है, या इसकी लाइकिंग या डिसलाइक ज़्यादा करता है किस चीज़ को, इसका बाकी घर रवैया कैसे है, इसका मिलना जुलना कैसे है। ये सारी चीज़ें पेशेंट से जो उसके साथ के पेशेंट के लवाकिन आते हैं उनसे हमने ये मालूमात नोट डाउन करनी है। अब हमने सारे पेशेंट्स की मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स को ले लिया। इसका पूरा एक परफार्मा है कि भी आपके कौन कौन सी सिम्टम आपने पेशेंट से लेनी है, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके लेक्चर के बाद आप वो परफार्मा को भी देख सकते हैं। अच्छा, आप दोनों चीज़ों को लेने के बाद जब आपने फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स ले ली हैं, अब इन सिम्टम्स को एवेल्यूएट करना है, एवेल्यूएशन ऑफ दी सिम्टम्स। हमारे पास बेशुमार सिम्टम्स आ गई और उसकी फिर आगे बेशुमार हमारे पास उसकी अद्वियात आ गई। अब हमने कौन सी ऐसी अलामात को लेना है ताकि हम पेशेंट के केस को एनालाइज कर सकें, ये एक ख़ास सवाल है। अब आया कि हमने देखें हर एक सिम्टम के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन नहीं देख सकते। एपिटाइट है, उसके अंदर देखते हैं कि ये इसको भूख नहीं लगती, उसको रेपर्टरी के अंदर अगर रेपर्टाइज करना शुरू कर दें कि पेशेंट को भूख नहीं लगती तो उसके मेडिसिन निकालें, हेडेक हो रहा है उसके मेडिसिन निकालें, तो ये केस को ख़राब करने वाली बात है, ऐसे केस ख़राब हो जाता है। तो एवेल्यूएशन सिस्टम के अंदर बताया जाता है कि आपने पेशेंट की 2 मेन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है ताकि इस केस को आप हल कर सकें। इनमें सबसे पहले उसकी अनकॉमन सिम्टम्स, ऐसी अलामात जो कि दूसरों से बिल्कुल ना मिलती हो, अनकॉमन हो, ना समझ में आने वाली, अनरीडेबल हो, या इसको हम बयान ही ना कर सकें, ऐसी अलामात को हमने सामने देखना है उस पेशेंट की क्या है, उनको नोट डाउन करना है। और जब हम थ्रू और सारा फिजिकल और मेंटल उसकी सिम्टम्स को कलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। जब वो सामने आएगी तो हमें पता चलेगा इसके अंदर अनकॉमन। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट हमारे पास आया, वो कहता है जब मैं नरम बिस्तर के ऊपर सोता हूँ, गद्दे के ऊपर सोता हूँ, तो मुझे वो भी इंतहाई हार्ड सख्त महसूस होता है, नोकदार महसूस होता है बिस्तर। अब इस सिम्टम्स को कैसे बयान किया जाए? ये कॉमन सिम्टम नहीं है, हालांकि वो तो सॉफ्ट बेड के ऊपर सोया हुआ है, सॉफ्ट बेड पर सोने के बावजूद वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। इसका मतलब ये उसकी सिम्टम उसके दूसरे मरीजों से मुख्तलिफ है। इस चीज़ को हमने नोट डाउन करना है। और इसके साथ साथ हमने उसकी जो जनरल सिम्टम्स हैं उसमें से मेंटल सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स, इन दोनों को हमने देखना है। और उसकी पार्टिकुलर सिम्टम्स, इसकी अपनी मखसूस अलामात कौन कौन सी हैं, इनको हम नोट कर रहे हैं। इसी चीज़ को एवेल्यूएशन ऑफ दी सिम्टम्स कहते हैं। ये अलग से कोई चीज़ नहीं है, यानी एवेल्यूएट इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि इसकी अनकॉमन और पार्टिकुलर सिम्टम जो है उसको हम अलग-अलग करें। जब हम उसको अलग कर लेते हैं तो वो सिम्टम हमारे सामने रहती है। अब 2 मेथड हमें बताए गए हैं, एक हनीमन का और एक कैंट का। हनीमन साहब फरमाते हैं कि जो पेशेंट की हमने सिम्टम्स लेनी है उसके अंदर हमने सबसे पहले उसकी जनरल सिम्टम्स और अनकॉमन सिम्टम्स को लेना है। जनरल सिम्टम्स तो वो होंगी जो जैसा भूख के अंदर बताया गया कि इसको भूख कम लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, ये उसकी जनरल सिम्टम्स होंगी। अच्छा, जनरल सिम्टम्स के भी अंदर 2 आगे उसको क्लासिफाइड किया है जनरल सिम्टम में। एक जनरल सिम्टम होगी, एक उसके आगे मेंटल सिम्टम्स होगी। मेंटल सिम्टम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है बानिस्बत के जनरल सिम्टम्स के। मेंटल सिम्टम में हमने उसकी देखनी है लाइकिंग, देखनी है कि किस चीज़ को लाइक करता है, किस चीज़ को डिसलाइक करता है। तो ये लाइकिंग जो है, क्योंकि हर एक बंदे की लाइकिंग मुख्तलिफ होती है, तो उसमें भी हमें फिर इस केस को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलती है। अब जनरल सिम्टम में हमारे पास एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक टाइफाइड का पेशेंट आया मिसाल के तौर पर। अब टाइफाइड का पेशेंट जो है वो हमें आके कहता है कि भी उसे भूख नहीं लगती, अनकंफर्ट फील करता है।
हेडेक होता है, डायरिया होता है इसके अंदर। अच्छा, ये टाइफाइड का पेशेंट, ये कॉमन सिम्टम है। इसी तरह का हमारे पास एक दूसरा पेशेंट आ गया, वो भी आके यही कहता है कि भी उसको भूख नहीं लगती, अनकंफर्टेबल फील करता है, जिस्म के अंदर थकावट वगैरह होती है, डायरिया होता है, हेडेक वगैरह होता है। 80% उसकी भी सिम्टम जो है वो इसके साथ साथ मिलती है। आया कि इन सिम्टम्स के ऊपर हम मेडिसिन को तजवीज़ कर सकते हैं या मेडिसिन को हम देख सकते हैं? नहीं, ये ऐसे सिम्टम नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर बीमारी होगी, टाइफाइड के अलावा अगर कोई दूसरा मसला भी पेशेंट को होता है, तो कमोबेश यह तकलीफात पेशेंट के अंदर आ ही जाती है कि उसे भूख नहीं लगती, उसका सर दर्द करता है या उसको जिस्म में दर्द वगैरह होती है, अनकम्फर्टेबल फील करता है। ये एक मेन जनरल सिम्टम्स है। बहुत से अमराज दूसरों के अंदर भी इन अलामात को ले सकते हैं। इन अलामात को सामने रखते हुए हम अपनी दवाई तजवीज़ नहीं कर सकते। ये हनीमन के अकॉर्डिंग था। इसमें से हमने सिर्फ सिम्टम लेने का मतलब ये है कि जब हमारी पेशेंट के साथ इसकी डिस्कशन चल रही हो तो हमें ऐसी चीज़ सामने आए जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, यानी अनकॉमन हो। जैसा मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ, दूसरी इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि एक पेशेंट आया, उसको स्वेलिंग हुई है, वहाँ पे रेडनेस है लेकिन पेन नहीं है। अब देखिए, इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, तो वहाँ पे पेन का होना ज़रूरी है, लेकिन पेशेंट कहता है कि उससे पेन नहीं हो रही, तो ये उसकी अनकॉमन सिम्टम है। इसको हमने नोट डाउन करना है कि भी अनकॉमन सिम्टम्स के अंदर ये हमारी उस अलामत जो है वो बड़ी अहम है, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अच्छा, अब एक मिसाल है, ये जो टाइफाइड के पेशेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब हमने अनकॉमन सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स को देख लिया है कि किस तरीके से अपने पेशेंट की जो पर्टिकुलर सिम्टम है उसको निकालने के बाद रेपर्टाइज करना है। जब हम उसके अकॉर्डिंग इसकी रेपर्टाइजेशन करते हैं तो हमें जो केस है वो समझ आ जाता है कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो देते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर कैंट ने इसको ग्रेड के अंदर तकसीम किया है कि जब हमने पेशेंट्स की सिम्टम्स को लेना है तो उसको ग्रेड वाइज रखना है, यानी कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब अगर सिम्टम्स को हम ए ग्रेड के अंदर रखेंगे, बी ग्रेड के अंदर रखेंगे, सी ग्रेड रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स ज़्यादा जिस ग्रेड के अंदर आएंगी उसके मुताबिक हम पेशेंट्स की जो मेडिसिन है वो तजवीज़ करेंगे। ए ग्रेड के अंदर मेडिसिन जो इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डॉक्टर कैंट ने इसको रखा है, उसमें सबसे पहले इसके जनरल सिम्टम्स है। फिर उसके कॉमन सिम्टम है, और थर्ड पे उसके है पार्टिकुलर सिम्टम्स जो उस पेशेंट के साथ मखसूस है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैंट जब केस को रेपर्टाइज करना है तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसी से हम उस केस को एनालाइज करेंगे इन चीज़ों को सामने रखते हुए। जनरल सिम्टम्स के अंदर जो सिम्टम्स आती हैं जनरल सिम्टम के अंदर वही हमने जैसे इसका जितनी भी फिजियोलॉजिकल उसकी तब्दीली है, चेंजिंग है, उसकी भूख है, प्यास है, स्वेट है, जो भी चीज़ है उसको हमने नोट डाउन करना है। उसमें से हमने देखना है कि अगर कोई अनयूजुअल चीज़ है तो उसको नोट डाउन करना है, अगर रूटीन में है तो ठीक है उसको देखिए। अच्छा, अगर दूसरा उसकी आ जाती है मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स में भी हमने फिर उसकी सारी सिम्टम्स हमने कलेक्ट कर ली है, देख ली है, तो उसमें सबसे जो उसको ए ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर डॉक्टर कैंट ने रखा है वो वही उसकी ख्वाहिश है कि किस चीज़ की इसके अंदर ख्वाहिश है। बाद मरीज इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा, किल करने की ख्वाहिश होती है,
ये मरीजों के अंदर एक बड़ी सिम्टम्स है जो हमें अपने क्लिनिकल जब पेशेंट्स आते हैं उनसे जब हिस्ट्री लेते हैं तो मिलती है। तो ये उसकी जो ख्वाहिश है इस चीज़ को नोट करना ए ग्रेड की मेडिसिन के अंदर आता है। क्यों करना चाहता है, इसकी वजह क्या है, क्या कोई लॉ ऑफ एक्शन है या हीट है या किसी चीज़ से कोई नाउमीदी या मायूसी हुई है, ये चीज़ हम उसको जब उसकी सिम्टम लेंगे तो फिर हमें उसकी जो ए ग्रेड की मेडिसिन अगर हम तजवीज़ करेंगे तो इसमें आएगा। इसके अंदर जो डी ग्रेड है उन्होंने सिम्टम का वो है अंडरस्टैंडिंग की। आया इस पेशेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये बात को समझता है। डॉक्टर से सवाल पूछता है आप दूध पीते हो, मैं चाय नहीं पीता, यानी कि बात उसने कुछ की, उसने समझी कुछ, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो, या उससे कुछ सवाल पूछा गया, सवाल कुछ जवाब कुछ, तो इसका मतलब यह है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी फर्क है। अगर ऐसी सिम्टम्स हमें कोई अनकॉमन मिलती है या उसकी अनयूजुअल मिलती है, उसको हमने सेकंड ग्रेड के अंदर रखना है इस सिम्टम्स को, यानी अंडरस्टैंडिंग की सिम्टम्स को सेकंड ग्रेड के अंदर कैसे रखा है, क्या फर्क है। अब अंडरस्टैंडिंग उसकी सेकंड ग्रेड में आ गई। आगे इसी तरह कॉमन सिम्टम्स आ गई हैं। हमने पेशेंट की सारी कॉमन सिम्टम ली और उसके मुताबिक जो मैं पहले बता चुका हूं कि भी हमने केस को देखना है। अब तीसरी उसकी पार्टिकुलर सिम्टम्स है कि इस पेशेंट के साथ खास कौन सी पार्टिकुलर सिम्टम है, इसको हमने देखना है। उसमें जो उसने फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिम्टम रखी है पार्टिकुलर सिम्टम्स के अंदर, वही अनयूजुअल सिम्टम्स, कोई ऐसी सिम्टम जो कि हमें हम रोज़मर्रा के अंदर नहीं मिलती, ख़ास उस पेशेंट के साथ जुड़ी हुई है, एक ग्रेड रखी हुई है। सेकंड ग्रेड के अंदर उसने उसकी मोडालिटीज़ रखी हुई हैं कि ये तकलीफ़ कम कब होती है, ज़्यादा कब होती है, इस चीज़ को नोट डाउन करना है कि लिखना है कि तकलीफ़ की औकात क्या है, ये सेकंड ग्रेड के अंदर आती है। और थर्ड ग्रेड के अंदर उसकी मोडालिटी उसके अंदर नहीं होती, पेशेंट की सिम्टम में मोडालिटी नहीं होती। मिसाल एक मरीज़ है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि उसको किडनी स्टोन है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसे किडनी स्टोन है। जब वो जाता है क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाता है, यानी कि उससे फिर पता चलता है कि आया उसको तो किडनी स्टोन है, ये डायग्नोस्टिक्स वैल्यू, यानी जब वो क्लिनिकली अपना डायग्नोज करवाता है, लेबॉरेटरी टेस्ट के थ्रू सिम्टम सामने आती है, तब उसे पता चलता है कि भी उसको किडनी स्टोन है। ये थर्ड ग्रेड की सिम्टम्स है, इसको तीसरे दर्जे पर रखना है पार्टिकुलर सिम्टम के अंदर। तो ये सारे केस को इन तीन तरीकों के साथ डॉक्टर कैंट ने रेपेटाइज किया, यानी इसको हम सबको कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट की सारी सिम्टम ले ली है, जनरल सिम्टम है, मेंटल सिम्टम है। फिर हमने इन सिम्टम्स को कलेक्ट करने के बाद हमने पेशेंट्स की इन सिम्टम्स को एवेल्युएशन ऑफ द सिम्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिम्टम, क्लासिफाइड कैसे करना है, हमने इन तमाम अलामात को दो तरीकों से, एक उसकी अनकॉमन और दूसरी उसकी प्यूकुलर सिम्टम, यानी कि उसकी अनकॉमन अलामत कौन सी है और प्यूकुलर सिम्टम्स कौन सी हैं, इन चीज़ों को हमने सामने रखा। अच्छा, फिर आगे डॉक्टर हनीमन के मुताबिक हमने उसकी जनरल सिम्टम में प्रायोरिटी जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन करनी है वो मेंटल सिम्टम पे करनी है। इसकी मेंटल सिम्टम्स और इसकी अनकॉमन सिम्टम्स, इसके ऊपर मेडिसिन करनी है। तीसरी, अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर कैंट, हमने इसको 3 ग्रेड्स के अंदर रखा हुआ है। ग्रेड्स मुख्तलिफ हैं। ए ग्रेड फर्स्ट ग्रेड्स के अंदर जो उसकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक केस को रेपेटाइज करना है। सेकंड नंबर पे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और जो प्यूकुलर सिम्टम है उसके अंदर पेशेंट की प्यूकुलरिटी ढूंढनी है कि किस सिम्टम्स के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है। जब हम इस केस को इस तरीके से रेपेटाइज करते हैं तो फिर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है पेशेंट की वो सामने निकल के आती है। उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है तो पेशेंट जो ठीक हो जाता है। होम्योपैथी की बेस ही यही है कि हम उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के मुताबिक एनालाइज करने के बाद फिर पेशेंट्स को उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। तो 83 से लेके 104 तक सारे एफोरिज्म जो मैंने आपके सामने
मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आपके सामने बयान किए हैं, उनका मकसद यही है कि अपनी प्रैक्टिस को हानीमन के उन असूलों के मुताबिक किया जाए ताकि पेशेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें उसकी मेडिसिन के मुताबिक। बहुत शुक्रिया। White hair.